बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो लोग हमें कॉल करते हैं, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करते हैं, उनका शुक्रिया। टाइम शॉर्ट होता है, प्रोग्राम लाइव होता है, इसलिए तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने सवाल को मुख्तर रखें। कॉल से पहले मैं सिर्फ शेयर करता हूँ, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़े के बारे में होएगा। जो सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा है, ये जब होम ऑफिस ने या गवर्नमेंट ने जब इसको अनाउंस किया, इसका मकसद ये है कि अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिज़नेस आउट ऑफ द कंट्री है और वो यहाँ पे अपना यूके के अंदर अपना ब्रांच ऑफिस या अपना सब ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो यस, उनके पास राइट है टू इन्हांस देयर बिज़नेस कि वो यहाँ पे अपना ब्रांच ऑफिस बनाएं या अपना यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव या अपना एक ऑफिसर भेजें, ताकि वो आप अपने जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है उसको लुक आफ्टर करें और उसको डिसीजन ले सकें। जो पर्सन ओवरसीज़ बिज़नेस के बिहार पे यहाँ पे काम करेगा उसको रिप्रेजेंटेटिव होएगा उनका, और उसको सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़े के अंदर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी सवाल ये आता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी फिर कंडीशंस क्या हैं और इसके फिर फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होएगा। नंबर 1, ये पहला इस्टेब्लिश करना कि कंपनी जो है वो आउट ऑफ यूके काम कर रही है, उनका एक बिज़नेस है और उनकी जो फ्यूचर इंटेंशन है टू इन्हांस द बिज़नेस एंड ओपन द सब ऑफिस या ऑफिस ब्रांच ऑफिस इन द यूके, और वो अपने किसी एक एम्प्लॉय को जो उनकी कंपनी में ईदर वो उनका एम्प्लॉय है फॉर मोर देन 12 मंथ या उस कंपनी के अंदर उसके शेयर्स हैं, ताकि उसको एक मैनेजरियल रोल दिया जाए और उसके अंदर ये पावर्स हों कि वो अपने किसी भी डील करने में, बिज़नेस या डील को क्लोज़ करने में या किसी भी बिज़नेस में डिसीजन लेने के अंदर उसके पास एबिलिटी हो, उनके पास पावर्स हों, उसके पास राइट हो कि ताकि वो उस लेवल पे बात कर सके। सिर्फ कंडीशन ये होती है कि उसके जो शेयर्स हैं वो लेस दैन 50% होने चाहिए। शेयर हैं या एम्प्लॉयमेंट है फॉर 1 year 1 पार्ट। सेकंड, उसके पास नॉलेज हो, वो उसका एम्प्लॉय है तो ऑफकोर्स नॉलेज होएगा, और साथ ही साथ उसका जो थर्ड कैटेगरी जो रिक्वायरमेंट आती है वो ये कि उसको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, वो A1 रिक्वायरमेंट इसकी रिक्वायरमेंट है। अब जो वीज़ा है नॉर्मल 3 वीक में डिसीजन हो रहा है और 3 साल का वीज़ा मिलता है, और उसके बाद जो अगला स्टेप आता है कि जब वो यूके में आएंगे तो ऑफ कोर्स वो मदर कंपनी के साथ एसोसिएट होएंगे, यहाँ पे ऑफिस बनाएंगे, अपना काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, और 3 साल के वीज़े के बाद उनको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देने के बाद एक्सटेंशन मिलेगी 2 साल की, और 5 साल टोटल पूरे करते हुए यहाँ पे वो इंडेफिनिट उसके बाद फिर वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इसमें पार्ट था कि उसकी फैमिली ऑफ कोर्स वाइफ, हस्बैंड और उसके जो उनके बच्चे अंडर 18 से वो यहाँ पे आ सकते हैं, जो उनके राइट्स होंगे ऑफ कोर्स स्पाउस को फुल टाइम काम करने की परमिशन, बच्चों को स्टडी की, और साथ ही साथ जो NHC अवेलेबल जो सर्विसेज हैं वो उनको अवेलेबल होंगी। जो इसमें मेन क्रिटिकल सवाल आता है कि इस केस में अगर ये सारे मामलात हैं तो उसमें जो टेक्निकल जो इशू है वो ये है कि कंपनी जो मदर कंपनी का वो 5 साल ये ना हो कि कंपनी अप्लाई करते हैं, सम टाइम अगर मदर कंपनी को इफेक्ट होती है तो फिर जो यहाँ पे सोल रैप होएगा उस पर भी इफेक्ट आएगा। तो इसलिए 3 साल की एक्सटेंशन टाइम और 5 साल के बाद जब आप अपने IELTS अप्लाई करना है, दोनों टाइम या दोनों सिनेरियोज में मदर कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन लाजमी एप्लीकेशन के साथ जाएगी टू प्रूविंग कि मदर कंपनी स्टिल वर्क कर रही है। उनकी ये लेआउट है, इंक्लूडिंग उनका जो स्टाफ होगा, उनका हायरार्की चार्ट होएगा, और साथ ही साथ उनके जो अकाउंट्स एवरी एनुअल होंगे 5 साल के या 3 साल के या 1 ईयर्स के। तो जिस जिस कैटेगरी में इनिशियल एप्लीकेशन पे, एक्सटेंशन टाइम और इंडेफिनिट टाइम, ये 3 टाइम आपको यहाँ के ऑफिस का तो सिर्फ एक्सटेंशन और इंडेफिनिट पे होएगा, लेकिन मेनली मदर कंपनी का तीनों टाइम एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट साथ अटैच होंगे, प्रूव होएगा कि मदर कंपनी बिजनेस कर रही है, और जो यहाँ पे सब ऑफिस है या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस उनको रिप्रेजेंट कर रहा है उनके साथ एसोसिएट हैं और काम कर रहे हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के लगाते हुए उनको यहाँ पे सेटलमेंट वीज़ा मिलेगा।
बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल हैं, लेकिन ऑफ कोर्स पेपर जब फाइल बनानी होती है तो उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स के कंपनी का बिज़नेस क्या है, उनका हायरार्की चार्ट क्या है, उनकी सर्विसेज क्या हैं, उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट क्या है, उनके फ्यूचर प्लान क्या है। तो जो इसमें सबसे जो की रोल अदा होता है वो बिज़नेस प्लान है। ऑफ कोर्स बिज़नेस प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ आपकी फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आपने बनानी है, और उसके बाद आपने डिक्लेरेशन देना है बाय द अकाउंटेंट जो कंपनी का होएगा, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उसके डिक्लेरेशन चाहिए, जो एप्लीकेंट है उसका डिक्लेरेशन चाहिए। तो ये तमाम एक एक्सरसाइज ऑफ पेपर जो हैं वो साथ लगाने होंगे, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन होएगी। अगर एक्सटेंशन यहाँ पे हो रही है वो फास्ट ट्रैक में भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल भी है। बल्कि रिसेंटली एक, क्योंकि आज का जो टॉपिक इसलिए चूज़ किया हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट का, कि हमने फ्राइडे अप्लाई किया, ही वाज इंसिस्टिंग कि मैंने फास्ट ट्रैक में जाना है, एंड ही हैप्पी टू पे 800 पाउंड एडिशन। उनके 5 फैमिली के मेम्बर थे, 3 सॉरी। तो लेकिन टाइम अपॉइंटमेंट नहीं मिली, नॉर्मल गए। अभी 29/3 को उन्होंने दिए हैं फिंगरप्रिंट्स, और आज उनका रिज़ल्ट आया है। तो समटाइम खुशी ज़्यादा होती है जब क्लाइंट का अच्छा रिज़ल्ट आता है, और एज ए केस वर्कर हमें इस पर बड़ा खुशी होती है कि भी अच्छा रिज़ल्ट आया। और ये केस इसलिए टेक्निकल था कि वो किसी और के साथ एंगेज हो चुके थे 6 महीने पहले सोलिसिटर के साथ, लेकिन लास्ट मिनट पे उसने कहा हम नहीं कर सकते। फ्राइडे हमारे पास पहुँचे, और विद इन 1 वीक, नॉट दिस फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, तो 1 वीक के अंदर जब ये अच्छा रिजल्ट आता है और वो भी नॉर्मल फ़ीस पे करके, तो फिर ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए आज हमने इस टॉपिक को चूज़ किया था। तो 100 रिप्रेजेंटेटिव के लिए ऑफ कोर्स एज़ फार एज़ जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो वीज़ा है ये कमर्शियल इमिग्रेशन में आता है, और जो लोग ये अप्लाई कर रहे हैं उनको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल एक्सटेंशन टाइम या फिर इनिशियल एप्लीकेशन के लिए भी, इनिशियल का भी सेम है कि अगर आपने एप्लीकेशन करना चाहते हो तो दोनों ऑप्शन हैं, नॉर्मल अप्लाई कर लें या फास्ट ट्रैक पर भी जा सकते हैं। तो इसलिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ फार एज़ आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें और तमाम चीज़ों को एड्रेस कर दें, तो ये अच्छा ऑप्शन है आपको यहाँ पे सेटलमेंट के लिए। तो नाज़रीन, लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। अच्छा, हमारा 7 ईयर बेस पे हुआ था, तो पहली एक्सटेंशन हमारी ड्यू थी। राइट। तो हमने 10 अक्टूबर को डाला, हमारी ना फी वेवर एक्सेप्ट होगी, ठीक है? तो ठीक। 10 अक्टूबर को हमारे केस डाला था, तो 21 जनवरी को ना हम फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक दे के आए हैं क्रोडन में। तो सवाल मेरे भाई क्या आपका? कितना टाइम लगता है? हमारे बायोमेट्रिक हमारा हुआ है 21 जनवरी को, कितने जो है वो फंड बन जाते हैं? वो मैंने पूछा था ये। थैंक यू मेरे भाई। आपने अक्टूबर में अप्लाई किया, बायोमेट्रिक आपने जनवरी को दिया है, लेकिन 6 मंथ होम ऑफिस की पॉलिसी है कि जितने भी इमिग्रेशन रूल के तहत जितने भी केसेस हैं, जो कि आपका भी अंडर FLRFP आता है, तो वो तमाम केसेस को उनका एम है, और हमेशा होम ऑफिस की जो होम ऑफिस अपडेट करता है कि हम लोगों ने जो प्रोग्रेस की है, वो कहते हैं कि 95% केसेस जो हैं वो विद इन 6 मंथ ऑफ टाइम के अंदर वो डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई 1 और 2 कोई प्लस माइनस भी होता है तो ठीक है, लेकिन मोस्ट लाइकली वो जो 6 मंथ हैं वो, अब ये डिपेंड करता है कि वो काउंट अक्टूबर से करते हैं या बायो से, लेकिन मोस्ट लाइकली जब आप एप्लीकेशन करते हो तो जो कि अक्टूबर में की थी उससे 6 मंथ आप वेट करें, और मुझे लगता है कि उस 6 मंथ तक वो अपने आपकी जो एप्लीकेशन है उसको डिसाइड कर देंगे। लेकिन जस्ट कीप इन टच, ये आपने अगर आपने खुद अप्लाई किया अपने ईमेल को पे फोकस रखें, अगर आपके सोलिसिटर ने अप्लाई किया तो फिर उनसे कीप इन टच। तो बट एनीवे, इन एनी केस कोई बात होगी तो वो आपसे कम्युनिकेट लाजमी करेंगे वाया ईमेल और वाया फ़ोन। तो कोई सवाल होगा आपको उनको जवाब देना, वरना वेट करें। एंड आई विश फॉर यू गुड लक। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। I just need to ask you a quick question. Yeah, please go ahead. Is actually regarding a visa. So I applied for a 6 months visa which was expired, and I had 2 trips to London. And then after that, I applied for the 2 years visa, Right. which they give it to me. And because of the pandemic, so I managed to just visit 2 times in London. So my visa is expiring on the next month, the 3rd of March. So my question is, Right. Mr. Riaz, Yep.
is it possible that I can apply for the 5 years visa before my visa expires, or is it better to apply after the expiry of my the 2 years visa? I would appreciate your advice, please. Okay, no problem. My friend, thank you much, appreciate. First of all, if anybody making the application to come in the UK as a visitor, so each and every time is depend upon the immigration officer how he will consider. So you need to provide each and every time your all the documentary evidence for finance, your circumstances, and reason why you want to apply. But it's totally it's up to you whether you want to apply for 6 months, 1 year, 2 years, 5 years, or 10 years. There are different categories. You start from 6 months onward to 10 years, multiple visa. But normally, in with the experience I just always saw, if someone have a 6-month visa, he never ever break the immigration laws and the condition. Yes, if you're applying for 1 year, 2 years, the Home Office always consider your credibility, and then they can grant you the 2 years, 3 years visa or 5 years. But as you told me, you've been for have a 6-month burst, then 2 years, and you all the time you came and leave the country within 6 months. You never use the NHS. You never ever breach any immigration rules or any condition on the visa. So it means if you're applying for the next time, they should consider in the positive way. But either way, if you're applying for 5 years, 2 years, or 10 years, I think that the same reasons you can come or you can go, but you can just only be stay less than 6 months each times. And then even if you want to come again, you have to be gap at least for 6 months. If you are business persons, of course you have a right, you can come 1 day, 10 days, 15 days, you can go back again, come. As far as you are just deal all the legitimate way and not breaching any condition, there is no bar at all. So, but ideally, if you had 2 years or 5 years visa before, you can apply. But as for your questions, you can't apply before expire the leave. So it means you need to go back. When you go, you need to make a fresh applications as a visitor. But after expire your valid leave, so you can apply again very next even. So when you go back, you can apply after finish your first leave, and then you can either 2 years, 5 years. There is no bar, no condition. Of course, the Home Office will take it positive way because you've been for 6 months and 2 years, and even if you're applying for the 2 years or 5 years, they should grant the visa, no issue. Thank you for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ. जी फरमाइए. Hello. हेलो जी फरमाइए. रियाज साहब, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ जी गिलासपुर तो. जी संदीप जी मैं फरमाइए. पता करना ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ Right. 5 ਮਈ ਨੂੰ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ 6 ਮੰਥ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ. ਬਟ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ. ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SSC HRU ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਫਰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਇਆ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਸੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਟ ਹੋਈ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜਨ ਆਪਾਂ. ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਜੀ 10 ਈਅਰ ਰੂਟ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਕਦੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਮੈਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਆ. ਦੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ. ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਫਰਦਰ ਚੈੱਕਸ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ. ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਰਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ. ਬਟ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਟ ਟੇਕ ਲੋਂਗਰ ਦੈਨ ਦ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮਸ. ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਆਇਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ
ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਫਸੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮ ਹੋ ਅਗਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ MP ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, MP ਕੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਓ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਲ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਮਾਮ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਛੋਟ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਮਾਮ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ। ਅਗਰ ਜੋਬ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ तो इंपलॉयर ने कहो कि देखो जी मैं वीज़ा अप्लाई किया सी, आ मेरे राइट्स आ मेरी डिटेल्स आ, यू कैन कन्फर्म बाय द होम ऑफिस कन्फर्म कर देगा जैसे ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੈਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਕਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਰਨ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਜੈਪੋਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਆਵੇ ਦੈਨ ਯੂ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਹਾਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। अगर अप्लाई होता वेल एंड गुड, वरना थोड़ा सा वेट कर लो। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं इरम बात कर रही हूँ नेल्सन से। जी इरम फरमाइए। मेरा क्वेश्चन आपसे है ज़म्ब्रानो एप्लीकेशन के बारे में। ठीक। हम लोगों के पास लीव टू रिमेन है, हमने अपनी सेकंड एक्सटेंशन के लिए भेजा पिछले साल अक्टूबर से। ठीक। हमारी बेटी जो है वो ब्रिटिश हुई है पिछले साल अगस्त में। वो 11 साल की अभी, जब 10 साल की मैंने अप्लाई किया था। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो इसका आजकल कुछ केस इनका चला हुआ था, तो अगर हमारी एक्सटेंशन आ जाती है, अभी वैसे नहीं रिप्लाई आया, तो हम इस पे स्विच कर सकते हैं? इसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या इसका अपडेट्स क्या हैं, प्लीज लोगों को बता दे। तो अब आपके बेटी के पास नेशनलिटी आ गई, राइट? जी उसके पास नेशनलिटी है, हाँ जी। वो 11 साल की है, पिछले साल। और आप लोग कब से यूके में लीगल हैं? 2.5 साल से, 3 साल से? नहीं, हम लोगों ने सेकंड जो है वो 2.5 साल की भेजी हुई है। पहली दफा 2019 में मिली थी, जनवरी में, और फिर एक्सपायर होगी जुलाई में। फिर हमने देखिए रिप्लाई किया, वो एक्सेप्ट हो गया, तो हमने फिर अक्टूबर में हमने एप्लीकेशन हमारी कराई थी। एरम थैंक यू मच, अप्रिशिएट। आप टीवी पे सुने। देखिए तमाम व्यूज़ के लिए 2 चीज़ें बड़ी आई थिंक अंडरस्टैंड करने वाली, हमें इसको कंसिडर करना चाहिए जब भी हम कोई केस डालते हैं। यूके के अंदर वेदर हम लोग 10 साल के रूट पे हैं, हम ज़मानो केस के अंदर हैं, या अभी हमें कोई 7 चाइल्ड कंसेशन पे हमें लेके आए हैं, या हमें किसी भी कैटेगरी में अगर जब हमें सेटलमेंट यहाँ पे मिलती है अंडर द 10 ईयर्स रूट, तो वो ये कहते हैं कि आपको यहाँ पे कम से कम 10 ईयर्स लीगली यहाँ पे गुजारने पड़ेंगे। इधर यू वाज ओवरस्टे इलीगल विदाउट वीज़ा, या आप फ़ौरन से आप यहाँ पे आए हैं विद द फैमिली। इन तमाम सूरतों में एक हमें प्रोविज़न आती है कि अगर वन ऑफ द फैमिली मेम्बर आपका ब्रिटिश सिटीज़न हो जाता है, तो आप 10 ईयर्स रूट को कट करके 5 ईयर्स रूट के ऊपर लेके आ सकते हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप 10 साल के रूट पे हैं तो वन ऑफ द फैमिली मेम्बर आपका ब्रिटिश नेशनल हो गया तो नेक्स्ट डे फैमिली नेशनलिटी अप्लाई करेगी या इंडेफिनिट। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी नॉलेज में तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि जब आप 10 साल के कैटेगरी से कट करके अपने आप को 5 साल की कैटेगरी में डालते हैं, ड्यू टू द वन ऑफ द स्पाउस इज़ ब्रिटिश और द चाइल्ड इज़ ब्रिटिश, और एज ए या मीन्स आप अप्लीकेशन करते हो एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश सिटीज़न, एज ए चाइल्ड और द पेरेंट स्पाउस, तो दोनों सूरतों में जब आप 5 साल की कैटेगरी में जाते हो, फ्रॉम दैट टू 5 डे आपने पूरे करने होते हैं। अब देखा जाए तो आपने जो 2.5 साल गुजारे हैं, अगर आप सब आप फैमिली मेम्बर आप एक ब्रिटिश हो गया है, उसकी बेस पे 5 साल की कैटेगरी में डालोगे तो अब से लेके 5 ईयर्स फर्दर आपको 5 ईयर्स स्पेंड करने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ वो तमाम वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी कि जो आपने ब्रिटिश सिटीजन के डिपेंडेंट के तौर पे करनी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ हर बंदे की अपनी ओपिनियंस है। कुछ कहते हैं कि अगर वो कंडीशन पूरी ना हुई तो बजाय हम लोग हर चीज़ पे स्टिक करें अपने आप को, तो 2.5 साल पहले गुजार चुके हैं और 5 साल के बाद अप्लाई करेंगे इंडेफिनिट, उससे मच बेटर कि हम अपने आप को 10 साल की कैटेगरी में रखें
और तमाम जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं उससे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पे करनी पड़ेगी और हमें सिर्फ एक एक्सटेंशन का इशू आएगा ताकि हमें इंडेफिनिटली को प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जो आपका सवाल था, यस आपके पास राइट है, अगर वन ऑफ द फैमिली मेम्बर इज़ गॉट अ ब्रिटिश सिटीजनशिप, यस यू कैन कन्वर्ट 10 to 5 ईयर्स, लेकिन वो तमाम कंडीशंस 1 2 3 जो भी कैटेगरीज हैं रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, करते हुए अपने आप को 5 साल की कैटेगरी में डाल लें। लेकिन इमीडिएटली अगर इरमा पूछती हो आप स्टेट वे यू कॉन्ट अप्लाई फॉर द इंडेफिनेट, आपको 5 साल पूरे करने के बाद आप इंडेफिनेट की कैटेगरी के लिए क्वालिफाइड कर जाएंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम नियाज़ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कुलदीप है। जी कुलदीप जी। अपनी मदर के लिए पूछना था, उनके पास 5 ईयर टूरिस्ट वीजा है और मेरे को यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट लेके आना है। आई एम ए ब्रिटिश सिटीजन फ्रॉम पास्ट 23 ईयर। मेरे जो छोटे ब्रदर हैं वो भी यहीं पे रहते हैं, पर ही इज नॉट ब्रिटिश सिटीजन, वो टियर 2 वीजा पे आए हुए हैं और मेरी एक सिस्टर है जो इंडिया में रहती है। तो किस बेस पे उनको यहाँ पर लेके आया जा सकता है? आपने बड़ी स्पीड से बोला, अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट हो गए। आप 3 बहन भाई यहाँ पे हो, आपके पास इंडेफिनेट है, आपके ब्रदर के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और आपकी जो सिस्टर के पास कौन सा स्टेटस है? नहीं सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है। दोनों साइड पे ये हो रहा है। मुझे कुलदीप दोबारा बताना कुलदीप भाई कि आपने बोला कि आपके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, राइट? नहीं, मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है। और भाई के पास? मेरे ब्रदर के पास टियर 2 वीजा है। ठीक। और मेरी सिस्टर जो है वो इंडिया में ही रहती है। और उनके पास स्टेटस क्या है? कोई हम इंडियन नेशनलिटीज के पास? उनके पास कुछ नहीं है, वो इंडिया में ही रहती है, उनके पास कोई वीजा नहीं। और आप किसको यहाँ बुलाना चाहते हो? मेरी मदर को। ओके, राइट। तो उनके पास भी इंडियन नेशनलिटी है? मदर के पास भी है जी? आपकी जो मदर है उनके पास भी इंडियन नेशनलिटी है? हाँ, उनके पास भी इंडियन नेशनलिटी है। ठीक, थैंक यू। ओके भाई, 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि अगर आप कहते हो कि उनको विजिटर यहाँ पे अप्लाई किया जाए, यस आपके पास राइट है कि वो यहाँ पे विजिटर के लिए अप्लाई करेंगे। उनको 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ रही हैं। नंबर 1, द पर्पस ऑफ या इंटेंशन टू कम इन द यूके टू सी द फैमिली इन द यूके। नंबर 2, आपके पास फाइनेंस और अकोमोडेशन सफिशिएंट है टू मेंटेन हर विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड। और थर्ड ये है कि आपकी मदर की जो फुल इंटेंशन है टू लीव द कंट्री विद इन ऑथराइज टाइम, तो उनकी इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली और फिज़िकली उनकी तमाम जो सोशल टाइज़ हैं फैमिली के साथ वो इंडिया में हैं, तो उनको वो ब्रेक नहीं कर सकती और उनको वापस जाना होगा। ये विजिटर की रिक्वायरमेंट है 3। अगर वो पूरी करें तो यस दे विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल आता आपका आता है क्या आप उनको एज ए एल्डर डिपेंडेंट यूके में बुला सकते हो, इसका बाय बुक यस एनीबडी कैन मेक द एप्लीकेशन। लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि उसके जो क्राइटेरिया है वो थ्रेशोल्ड बहुत हाई है। नंबर 1, आपने ये साबित करना है कि जो एप्लीकेंट है उनको लुक आफ्टर करने के लिए उनके होम कंट्री में उनका जो या अपना ब्लड या होल ब्लड या इमीडिएट फैमिली वहाँ पे कोई नहीं है एंड शी इज़ कांट लिव विदाउट योर फिजिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। नंबर 2, आपका कोई फैमिली मेम्बर उनके क्लोज फैमिली मेम्बर या उनके बच्चे या उनके इवन ब्रदर सिस्टर इंडिया में नहीं हैं जो उनको फ्यूचर में लुक आफ्टर कर सकते हों। थर्ड ये है कि उनके जो दोनों भाई, जैसे अब दोनों भाई हैं, उनके बच्चे जो हैं वो यूके में सेटल्ड हैं और उनके पास मुश्किल है या उनके लिए वेरी हार्ड टू बी रीसेटल इन इंडिया जाके ताकि अपनी मदर की वो लुक आफ्टर कर सकें। ये एक थ्रेशोल्ड है। उसके अंदर फिर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्स वो बात की जा सकती है। लेकिन इस थ्रेशोल्ड को मीट करना, एज यू टोल्ड मी कि आप सेटल हैं और भाई के पास अभी टियर 2 है या उनके पास नेशनलिटी नहीं है, ये नंबर 1 एक इशू आएगा। नंबर 2, आपकी सिस्टर जो है वो इंडिया में मौजूद है। और थर्ड ये सवाल पूछा जाएगा जो आपको एड्रेस करना होगा, इस्टेब्लिश करना होगा कि कौन सी ऐसी रीज़न्स है या कैसे ऐसे कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं कि जो पहले आपकी मदर को सपोर्ट मिलती थी फिजिकल या फाइनेंशियल वहाँ पे, अब उनको वो नहीं मिल रही और आपको यहाँ पे बुलाने से के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ दैट कि आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो।
ये तो कॉमन इज नॉट इशू, लेकिन ये सबसे टेक्निकल या ट्रिकी रिक्वायरमेंट है वो ये है, या जिसको इस्टेब्लिश करना या उसको मीट करना उस थ्रेशोल्ड को, वो थोड़ा हार्ड होता है। वो ये कि पहले उनको इंडिया में विदाउट योर एंड योर ब्रदर एंड योर वाइफ एंड योर ब्रदर्स वाइफ एंड इवन बोथ योर फैमिली, विदाउट योर बोथ फैमिलीज, शी वाज लुक आफ्टर बाय समवन इन इंडिया। अब क्या हुआ कि वो उनको लुक आफ्टर नहीं कर सकते। अगर आप कहते हो कि सिस्टर थी, अब उनकी शादी हो गई, अब उनके इन लॉज में रहती हैं, वो नहीं कर सकती, यस दिस इज़ रीज़नेबल एविडेंस है, ये आपकी रीज़न है। अगर कोई ऐसी और बात है तो ये थोड़ा सा केस अनफॉर्चुनेटली ये टेक्निकल भी है, और इसके लिए मेरी आपसे सजेशन होगी, आई एम सॉरी कि अगर आप लाइव सवाल पूछा, आंसर जितना मैं दे सकता दे रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्री तौर पे इसको प्रॉपर कैसे परसू करना चाहिए, प्रोसीड कैसे करना चाहिए, इसके लिए मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप फिज़िकली अगर आप दूर हैं या आप नहीं मिल सकते हमें, तो वेल एंड गुड, किसी लोकल वकील के पास चले जाएं। अगर हमसे मिलना चाहें तो ऑफ कोर्स हमारा आप लॉ सोसाइटी से हमारी डिटेल देख सकते हैं, लेकिन आइडियल आपको फिज़िकली जाके किसी वकील के पास बैठ के उससे डिस्कस करें, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अपने फाइनेंस के, अपने फैमिली स्टाइल के, फैमिली डिस्कशन करें, फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन हो, वरना क्योंकि ये उसमें कॉस्ट भी आएगी, और अगर फिर वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा तो फिर उनको जो विजिट वीज़ा अप्लाई किया जाएगा फ्यूचर में, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम का ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम रियाज साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मैंने क्वेश्चन पूछना था, ये जो ज़बरानो केस है, जी क्योंकि बेसिकली हम 10 ईयर रूट पे हैं, 23 में हमारे 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे जी। तो हमें कोई बता रहे थे कि आप अगर इस क्योंकि बेटी हमारी सितंबर में उसको नेशनल लेवल 5 साल होंगे, तो वो कहते हैं अगर आप इस बेस पे ये ज़बरानो केस में अप्लाई करें तो एक तो उसकी फीस नहीं होगी, और उसके चांसेस हैं कि आपको उस प्री सेटल या जो भी स्टेटस होता है वो मिल जाएगा। तो विद के आप 23 में अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करें लास्ट, और फिर उससे 1 साल बाद डेफिनेटली 2 दफ़ा फीस पे करनी पड़ेगी। तो मुझे थोड़ा सा इसका बताइएगा, एक तो एडवाइस दे दें कि क्या करना चाहिए, और वर्थ करता है कि हम ज़बरानो केस में अप्लाई करें। सितंबर में मेरी बेटी को 5 साल हो जाएंगे ब्रिटिश नेशनलिटी मिले हुए, अभी 4 साल कुछ टाइम हो गया, 4 साल। और आपको यहाँ पे स्टेटस मिले कहते हैं, आपको स्टेटस मिले कितने साल हो गए मेरे भाई? हमारा 10 ईयर रूट पे है, तो हमें 23 में लास्ट एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो बेसिकली आप लोगों ने 5 साल पूरे किए हैं, और 5 साल आपके रहते हैं टू कंप्लीट द 10 ईयर्स लीगल इन द यूके, राइट? नहीं, हमने 7.5 साल पूरे कर लिए हैं, और 23 में हमारी लास्ट 24 में बेसिकली हमें 10 साल हो जाएंगे, 24 में हमें 10 साल। मेरे ख्याल आपका सेम क्वेश्चन है जो भी आपके शायद फैमिली मेम्बर ने पूछा था, या किसी और ने, ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन। अगेन आपकी लास्ट एक्सटेंशन है, ड्यू है ऑन द बेस ऑफ 10 ईयर्स रूट के ऊपर, और आपको 23 में 10 साल यहाँ पे पूरे होने जा रहे हैं। अब आपका सवाल ये है कि अगर हम लास्ट एक्सटेंशन अंडर द ज़बरानो करते हैं तो क्या हमें फ़ीस लगानी पड़ रही है या नहीं करनी पड़ रही, या फिर आपको क्या आपका टाइम जो है वो कट द शॉर्ट हो के आप इन्वेस्टमेंट में जाएंगे कि नहीं। अब दोनों चीज़ें मेरे भाई देखें, ज़बरानो केस में क्या आता है कि वो मोस्ट लाइकली उस वक्त होता है कंसिडर जब आपने 10 साल को कट करके 5 साल पे लेके जाना हो, ऑन द बेस ऑफ कि आपका वन ऑफ द फैमिली मेम्बर जो कि ब्रिटिश सिटीज़न है, और उसकी बेस पे आप कहते हो कि बजाय मैं 10 ईयर्स रूट के ऊपर जाऊँ, मुझे ऑन द बेस ऑफ द एज ए पेरेंट ऑफ द ब्रिटिश चाइल्ड या द स्पाउस ऑफ द ब्रिटिश नेशनल, मुझे 10 साल की बजाय 5 साल पे कर दे, और जो उसकी कंडीशन में पूरी कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो फ़ीस वाला मामला है वो दोनों सूरतों में आपके पास राइट है कि अगर आपके फाइनेंस सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि आप अफोर्ड नहीं करते, वो वेदर यू आप अप्लाइंग ज़बरानो केस या अगर आप नॉर्मल करते हैं और आप एप्लीकेशन करते हैं फ़ी वेवर की, तो 10 साल की कैटेगरीज़ के अंदर भी आपके पास राइट है कि आपको फ़ी वेवर एक्सेप्शन हो जाएगी, आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, बट डिपेंड ऑन कि आपके सर्कमस्टांसिस के हैं। नंबर 3 ये था कि आपका क्योंकि लास्ट एक्सटेंशन है वो पूरी करनी पड़ेगी 10 साल, आपको दोनों सूरतों में फॉर द इंडेफिनिट के लिए आपको 10 साल पूरे करने ही पड़ेंगे, जो कि बोला कि 7 साल हो गए हैं और आखिरी एक्सटेंशन अब हो रही है, और 23 में आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे और आप इंडेफिनिट में जाओगे तो इंडेफिनिट की फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। किसी भी सूरत में हम जा रहे होते हैं, सवाए एक था कि जो लोग
यहाँ पे यूरोपियन थे या रिफ्यूजी स्टेटस वाले थे, उनको इंडेफिनिट के लिए एग्जाम्ड था और फिर उनको नेशनलिटी की फ़ीस करनी पड़ती थी, ना कि इंडेफिनिट की। लेकिन 10 साल की कैटेगरी के अंदर जब आप इंडेफिनिट में जाते हो तो उसमें फ़ी वेवर वाला जो ऑप्शन अनफॉर्चुनेट नहीं है, आपको उस पर फ़ी पे करना पड़ता है। अब आपका सवाल आता है कि हमें कौन सी एप्लीकेशन या किस कैटेगरी में ज़्यादा सूट करता है। जनरल ओपिनियन मेरी ये होएगी कि अगर आप 10 साल के रूल पे लगे हुए हैं, आखिरी एक्सटेंशन है, उसकी फ़ीस वेवर का अप्लाई कर लेना, और उसके बाद अगर 10 साल के रूल पे डालते हो तो क्योंकि आपकी किसी किस्म की और आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप स्मूथली फाइनल एक्सटेंशन लेने के बाद आप इंडेफिनिटली क्वालिफाइड कर जाओगे। दिस इज़ माई ओपिनियन। लेकिन फिर भी ये होगा कि आपको अच्छा होगा कि जब आपने बाय द क्लोज टाइम, जब भी आपका ड्यू हो, उस वक्त डिसाइड कर लें, किसी वकील से मिल लेना, और ताकि वो आपको फिर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए एक आपको बेहतर एडवाइस कर सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी जी वालेकुम सलाम मेरे भाई, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी जी सवाल मेरा है कि मेरे भाई के पास ना फ्रांस में 10 परमानेंट कार्ड है, मेरे पास नेशनलिटी है इंग्लैंड की, ठीक है, तो मैं उनको स्पॉन्सर कर बुला सकता हूँ वैसे विजिट के लिए? आपके पास यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल, आपके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और आपके भाई के पास फ्रांस में कौन सा कार्ड है? 10 साल का जो परमानेंट कार्ड होता है और पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी बिल्कुल मेरे भाई, आपको बुला सकते हैं। जो विजिटर यूके में आना चाहते हैं उनके लिए 2 कंडीशंस होती हैं, या वो उस कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं जिस कंट्री की उनके पास नेशनलिटी हो, या अगर किसी और कंट्री से रह रहे हों और वहाँ पर उनको काम करने की या वहाँ पर रहने की इजाज़त हो, और उनके पास जो वीज़ा है वो मोर देन 6 मंथ हो, जैसे विजिटर वीज़ा हो तो वहाँ से अप्लाई करना सब मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास भाई के पास वहाँ पे 10 साल के कैटेगरी के अंदर वीज़ा है तो बिल्कुल उनके पास राइट है कि अगर वो यूके में आना चाहें तो वो आ सकते हैं। इवन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई लोग किसी असाइलम पे केस पे भी हों तो वो भी किसी और कंट्री में जाना चाहें अपार्ट फ्रॉम द होम कंट्री, तो उनके पास भी राइट होता है कि यस वो विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपके भाई का जो मकसद है वो ये कहता है कि मैं मतलब या इंडियन नेशनल हूँ या पाकिस्तान नेशनल हूँ, रहता मैं फ़्रांस में हूँ और मैं यूके में अपने भाई को मिलने जाना चाह रहा हूँ, और मुझे जो स्टेटस मिला हुआ है वो 10 साल का मिला हुआ है, उसके बेस पे मिला हुआ है, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एज़ फार एज़ वो लीगल है, उसको वहाँ पे रहने की इजाज़त है, और उसके बाद जो स्टेटस है वो उसको राइट देता है कि बिल्कुल वो किसी और कंट्री में जाना चाहे तो दूसरे कंट्री की परमिशन लेके जा सकता है। अब उसको बेसिकली फ्रांस में रहते हुए यूके एम्बेसी से परमिशन लेना होगा कि मैं यूके में जाना चाह रहा हूँ और मुझे अलाउ करो कि मैं अपनी फैमिली को, अपने ब्रदर को मिलने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पास फाइनेंस है, अकोमोडेशन है, उसके पास आपका रिलेशनशिप है, उसके आने का मकसद आपको मिलने के लिए है, बिल्कुल वो अप्लाई कर सकता है और उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। थैंक यू। हेलो, मुझे लगता है शायद कॉल ड्रॉप हो जाएगी, कंट्रोल चेक करें। हेलो, अगेन लगता है कि नई नेक्स्ट कॉल पे जाना पड़ेगा आई थिंक। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी जी सवाल ये मेरा, मेरी गर्लफ्रेंड होती है उधर जो जॉब करती है एमिरेट आरडी हाउस की। कहाँ पे है मेरे भाई? मैं उसको इधर बुलाना चाहता हूँ, कैसे बुला सकता? मैं इधर का नेशनल। आप ब्रिटिश सिटीजन हैं, आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है मेरे भाई? जी दुबई में। दुबई में। आपकी शादी पहले हुई है कभी आपकी? मेरी भी शादी हुई थी, डिवोर्स हो गई। ओके राइट राइट। ओके मेरे भाई, तो कैसे बुला सकता हूँ इधर? ओके ठीक ठीक ठीक। आप टीवी पे सुने आंसर मेरे भाई। जी आप टीवी पे आंसर सुने, मेरे ख्याल में आपका वॉइस ब्रेक हो रही है, आप टीवी पे सुने मुझसे। ओके मेरे भाई देखें, जो आप यहाँ पे ब्रिटिश सिटीज़न हैं और आप अपने पार्टनर को या अपनी फियांसी या अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे बुलाना चाहते हो, ये सब बुला सकते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1 ये कि आप वहाँ चले जाएं दुबई में, अगर वो वहाँ पे रह रही है, लीगल है, या उनके पास वीज़ा है या स्टेटस है,
या फिर जिस कंट्री से वो हमें दुबई में गई है उस कंट्री में जाके आप वहाँ पे जाके जिस कंट्री में भी जाओगे उसके जो रिलीजियस मैरिज होगी वहाँ करें जाके, और उनको एज ए स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर लें। वो सबसे आसान और सॉलिड ऑप्शन है, क्योंकि पहले आपकी शादी हुई थी, आपने बोला, उनकी डिवोर्स हो गई, अब आप फ्री टू मैरिज हैं, आप करें शादी और उनको अप्लाई कर लें। नंबर 2 ये है कि अगर आप उनको एज ए फैंसी बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल फैंसी भी बुलाया जा सकता है, लेकिन फैंसी के तौर पे भी आपको वो तमाम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होंगी। आपकी इनकम 18,600 प्लस है, आपके पास सफिशेंट अकोमोडेशन है, आपका उसका कम्युनिकेशंस प्रूफ है, और मैडम के पास यूके में आने के लिए उनको इंग्लिश पास करनी होगी कि A1 जो रिक्वायरमेंट है, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि आप उनकी आपकी जो एक इंटेंशन है या कि आप अंडरटेकिंग दे रहे होम ऑफिस को कि यस विद इन 6 मंथ विल गोइंग टू बी मैरिड, तो वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। देखिए एक बात ये होती है कि यस वी आर मैरिड एंड वी वांट टू मेक द एप्लीकेशन टू कम इन द यूके एज ए स्पाउस, और सेकंड ये होता है कि हमारी इंटेंशन है कि मैं यूके में जाऊंगी और जाके शादी कर लूँगी। इन दोनों में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पूछते हो कि एज ए एडवाइस या ओपिनियन कि क्या करना चाहिए, आपको एज ए स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आई कांट अफोर्ड, आई कांट गो, एंड सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि मैं सिर्फ उसको फैंसी ही बनाना चाहता हूँ, तो यस आपके पास राइट है, बाय बुक आपके पास राइट है, आप अप्लाई करें, कोई हर्ज नहीं होएगा। लेकिन अगेन दोनों सूरतों में आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्री अपने साथ लगा के भेजनी होगी ताकि आपकी एप्लीकेशन कंसिडर हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं 80 years old retired person. Pardon? I lost my first wife. Okay. I would like to bring my second wife in this country. Right. What kind of requirement and what thing can get it? Okay. Thank you for your call. I'm getting guarantee income support and guarantee pension credit. Okay, right, my friend. Thank you, sir. First of all, your call, and let me to answer. You say you married, and unfortunately, your wife is, in relationship anymore, and now you want to second marriage, and you want to bring your wife in the UK. Yes, I just explained minute before to the other caller. Same, any British citizen, if they want to bring his wife, he have a right to bring. First, they need to be established income threshold. Either you are the employee. If you are employee, you need to establish your income is more than 18,600, and you need to give the proof at least 6 months if you work in the same company. Or if you are change the jobs, then you need to give the proof for the 12 months you earned 18,600 plus. Number 2, if you're not working and you are on pension or you are not working some reasons, then you can rely on your saving. The saving requirement is if you need to show either in your account or your wife, which is applicant account, more than 62,500 for more than 6 months, then still you can meet the criteria of the income threshold. The second is if your wife is under 65 or over 18, then she need to be passed the English exams, which is A1 equivalent from the IELTS, or she need to pass the IELTS equivalent to the A-level certificate. Number 3, you need to be establish your relationship. If you want to be called her in the UK as a after the marriage, then you need to be give the marriage certificate, then the proof of the marriage or the pictures, photographs. And the last thing is you need to be sure your accommodation, you have a sufficient place her to accommodate without recourse to the public fund. But in case you want to be called her as a fiancé, all the conditions are the same, but you are going to be, you need to give the undertaking and you need to pledge with the Home Office, you are going to be married with her within 6 months, and she can get the visa 6 months as a fiancé, but all the conditions have to met before she made the application to come in the UK. Ideally, I always advise and suggest it's better if you can make the application after the marriage. Then it means it will be hard for the Home Office to refuse on the base your relationship. It means you are married and you have an intention to bring her here as your wife, not as a fiancé.
So ideally, of course they have both options, but ideally if you made the application as a spouse, it will be more stronger, and I think it's more suitable for you to case. And I wish you good luck on your call. And नाज़रीन जिन्होंने कॉल किया सलाह उनका शुक्रिया। मेरा और आपका साथ जहाँ तक आज हमने जो डिस्कस किया था वो सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़े के बारे में किया था। एंड नेक्स्ट वीक आई विल डिस्कस अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा। तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।